हेलो दोस्तों। आज हम लोग अनंतराज लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चित कंपनी है ये, इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। एंड वो डिस्कशन इसलिए भी चल रहा है क्योंकि ये लोग पहले रियल एस्टेट प्लेयर हुआ करते थे और अभी ये लोग अपने बिजनेस को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स डाटा सेंटर बिजनेस। और डाटा सेंटर में जैसे पता है कि आपको कि इंडिया में डाटा सेंटर का काफ़ी ज़्यादा ह्यूज स्कोप है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और कई सारे नए प्लेयर्स हैं जो डाटा सेंटर में आ रहे हैं। तो अनंतराज भी उन्हीं में से एक है। 2021 में इन्होंने ऑलमोस्ट 2021 में इन्होंने डाटा सेंटर में एंट्री किया था और कई सारे डाटा सेंटर इन्होंने स्टैब्लिश कर दिए हैं। बेसिकली ये इनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं आपको गुरुग्राम एंड एनसीआर बेल्ट में ही मिलेंगे। एंड एक्चुअली क्या डाटा सेंटर के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता भी दूं कि डाटा सेंटर एक ऐसी जगह है जहां पर हम लोग जितना भी डाटा यूज करते हैं, इधर वो मोबाइल से यूज कर रहे हो, टीवी से यूज कर रहे हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म से यूज कर रहे हो या इंटरनेट के किसी भी जरिए से अगर हम कोई भी डाटा यूज करते हैं तो वो डाटा प्रोसेस होने के लिए डाटा सेंटर में जाता है। डाटा सेंटर एक ऐसी जगह जहां पर वो डाटा पूरा प्रोसेस होता है, स्टोर होता है और उसका रिकॉर्ड वहां पर सेव होता है ताकि अगर इन फ्यूचर कोई जरूरत हो गवर्नमेंट को या किसी कारपोरेट को या किसी बिजनेस हाउस को, तो वहां से वो डाटा वो लोग रिकवर कर सकते हैं और वहां से उस पूरा डाटा को ट्रैक कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और आप लोग या हम लोग भी जो इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें जो कंटेंट हम लोग कंज्यूम करते हैं, चाहे वो टेलीविजन में हो, चाहे लैपटॉप हो, टैबलेट हो, मोबाइल हो, वो सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम कमांड देते हैं तो पहले वो डाटा सेंटर में जाता है। डाटा सेंटर में उससे रिलेटेड वीडियो सेव होते हैं। जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो लोग कंटेंट जो बनाते हैं वो डाटा सेंटर में जाकर सेव होते हैं और हम जो कंटेंट कंज्यूमर हैं हम लोग जब उसी डाटा को ढूंढते हैं इंटरनेट पर और सर्च करते हैं तो वो डाटा सेंटर से जाके ही वहां से पिक करके लाता है और हमारे डिस्प्ले पर हमको दिखना शुरू हो जाता है और हम लोग उसको कंज्यूम करने लगते हैं। तो डाटा सेंटर के पीछे डाटा सेंटर का हमारे देश में होना जरूरी इसलिए क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे कि हमारा जितना भी डाटा इंडिया का हुआ करता था वो प्रोसेस होने के लिए अलग अलग कंट्रीज में देते थे, वहां से डाटा चोरी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी। और डाटा चोरी होने से क्या होता है कि हमारे देश के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट आने की चांसेज है। क्यों? क्योंकि डाटा काफी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उसमें बैंकिंग डाटा होता है, फाइनेंशियल डाटा होता है, गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं उनके डाटा होते हैं। तो ये सारे डाटा अगर लीक हो गए, ये सारे डाटा अगर चोरी हो गए, किसी अलग कंट्रीज के हाथ में लग गए, किसी ऐसे लोगों के हाथ में लग गए जो कि उसका मिसयूज कर सकते हैं, तो हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफी फोकस करे कि हमारे देश का जो डाटा है, हमारी कंट्री का सारा डाटा हमारे देश में ही उसकी डाटा प्रोसेसिंग हो, डाटा स्टोरेज हो। इसके लिए गवर्नमेंट भी पुश कर रही है कि डाटा सेंटर स्टैब्लिश किया जाए हमारी कंट्री में। और इसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट कि जमीन जो आप लैंड जो आप डाटा सेंटर बनाने के लिए यूज कर रहे हो, उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए यूज कर रहे हो, वो लैंड पूरी तरीके से आपको टैक्स फ्री मिल रही है। आपको डाटा सेंटर स्टैब्लिश करने के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं देना, बिजनेस का कोई कारपोरेट टैक्स नहीं लगा रही का उस मतलब। और इसके अलावा आपको जितने भी तरीके के गवर्नमेंट के रेगुलेटरीज हैं, अथॉरिटीज है, वहां से आपको जल्दी अप्रूवल भी मिल रहा है और टैक्सेज भी वहां पर मतलब मोस्ट ऑफ जगहों से कोई गवर्नमेंट आपको टैक्स भी नहीं ले रही, टैक्स फ्री है पूरी तरीके से अभी। इसीलिए देखेंगे कि आपको इन सारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए कई सारे प्लेयर्स हैं जो डाटा सेंटर में एंट्री कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने अपनी एक कंपनी टेक्नो इलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस किया था, वो भी डाटा सेंटर में आ रहे हैं। एंड इसके पीछे और एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि अगर आप डाटा सेंटर वाले बिजनेस में देखेंगे तो इसमें मार्जिन काफी हाई होता है, लगभग 80 to 85% का प्योर मार्जिन है। तो आप जितना बिजनेस करते हैं, अगर इतना हाई मार्जिन बिजनेस आपको मिलेगा तो कोई भी प्लेयर होगा उसमें आना चाहेगा ऑब्वियसली। तो चलिए हम लोग फिर अनंतराज की पीपीटी के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने अपनी पीपीटी में क्या क्या चीजें शो की हैं। तो इनकी पीपीटी में हम इनका जो अभी Q1 FY26 का रिजल्ट आया था उसके बारे में देखेंगे एंड इनका जो बिजनेस के क्या क्या हाइलाइट्स हैं Q1 में वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इनका रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट में इन्होंने बताया कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 26% आया है एंड इनका इबिट्टा ग्रोथ लगभग 42% आया है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा मार्जिन देखें तो अभी 27% हो गया, जो कि पहले 23% हुआ करता था। तो इबिट्टा मार्जिन लेवल पर भी इनको अच्छी खासी ग्रोथ मिली है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी 45% की ग्रोथ आई है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 38% की ग्रोथ आई है। एंड अगर इनका पैट मार्जिन देखते हैं तो पैट मार्जिन भी पहले 19% हुआ करता था, जो भी बढ़ के 21% हो गया है। अगर आप इनके बिजनेस वर्टिकल में चले रियल इस्टेट वाले सेगमेंट में, तो रियल इस्टेट वाले सेगमेंट में इन्होंने अभी एक लग्जरी अपार्टमेंट लॉन्च किया है द स्टेट अपार्टमेंट्स के नाम से। एंड इसके अलावा इन्होंने अभी एक कम्युनिटी सेंटर एंड कमर्शियल टावर भी लॉन्च किया है जो कि गुरुग्राम में है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट इनके गुरुग्राम में हैं। एंड इसके अलावा इन्होंने लग्जरी ग्रुप हाउसिंग 2 भी ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो कि ऑन ट्रैक है और इसको टाइमली ये लोग लॉन्च कर देंगे। ये भी गुरुग्राम में है। एंड लास्ट में इनका जो एक रेरा से 6 एकड़ की लैंड है जिसका अप्रूवल इनको मिल गया है और वहाँ भी Q2 FY26 तक ये लोग अपना एक्सपेंशन शुरू कर देंगे। अगर इनके डाटा सेंटर एंड क्लाउड सर्विस वाले सेगमेंट में जाते हैं तो डाटा सेंटर एक्सपेंशन इन्होंने किया है। इन्होंने अपना पंचकुला में डाटा सेंटर का सेकंड प्लांट इन्होंने अभी स्टैब्लिश कर दिया है, जो ऑपरेशनलाइज हो गया है। एंड इसकी कैपेसिटी 7 मेगावाट IT लोड की है।
और इनकी ये फैसिलिटी डाटा सेंटर एक्सपेंशन तो करेगी, साथ में साथ डिजास्टर रिकवरी के लिए भी यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। और आगे इन्होंने अपने जो पंचकुला एंड जो इनका मानेसर वाला दोनों डाटा सेंटर के प्लांट हैं, जो जहाँ पर इनके डाटा सेंटर हैं, तो दोनों ही जगहों पर इन्होंने ऑरेंज नाम से ऑरेंज बिजनेस के साथ इन्होंने टाई अप किया है एंड अभी अपना जो क्लाउड सर्विसेज का इंटीग्रेशन वहाँ पर शुरू कर दिया है। और इनकी मानेसर फैसिलिटी के लिए इनको एक बड़ा कस्टमर मिल गया है, बड़ा प्राइवेट प्लेयर मिल गया है जो कि इनका 3 मेगावाट का आईटी लोड यूज करेगा, कंज्यूम करेगा और उसके बदले में वो इनको रेंट पे करेगा। आगे चल के देखते हैं हम लोग कंपनी का ओवरव्यू कैसा है। तो कंपनी के जो फाउंडर चेयरमैन हैं अशोक सरीन जी हैं एंड फर्दर अगर कंपनी का ओवरव्यू आप देखते हैं तो ओवरव्यू में आपको दिखेगा कि इनके पास लगभग 50 सालों का रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है एंड इसके अलावा ये इंडिया के 4 अलग अलग स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस है। और करेंटली अगर आप डाटा सेंटर में देखेंगे तो इनके पास 28 मेगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी है डाटा सेंटर एंड क्लाउड सर्विसेज में। एंड इसके अलावा इनके पास दिल्ली एनसीआर में लगभग 320 एकड़ की प्राइम लोकेशन पर लैंड है और कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री है और लैंड भी पूरी तरीके से डेट फ्री है। एंड अभी तक इन्होंने लगभग 9.96 मिलियन स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिया है। एंड अगर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में मीन्स कि सस्ते घर जो 25, 30, 40 लाख के रेंज में होते हैं, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में देखेंगे तो लगभग 2663 यूनिट्स ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग ये लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इनकी इस जर्नी को देखें तो लगभग ये 1970 से लेके 1990 के बीच में ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते थे। इसके बाद इन्होंने अपना कॉमर्शियल एंड हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट लीज के लिए इन्होंने बनाना शुरू किया 1990 से लेकर 2010 के बीच में। फिर 2010 में इन्होंने रेजिडेंशियल रियल इस्टेट लॉन्च किया और अपने खुद के टाउनशिप प्रोग्राम शुरू कर दिया गुरुग्राम में। फिर इसके बाद इन्होंने अपने लो कॉस्ट हाउसिंग में 2012 में एंटर किया इन्होंने। फिर आप देखेंगे कि इन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप के साथ एक जॉइंट वेंचर किया 2019 में हाउसिंग सेगमेंट के लिए एंड 2020 में इनका डिमर्जर हुआ। इसके बाद इन्होंने 2021 में आदित्य बिरला के साथ बिरला नव्या नाम से एक अपना एक डाटा सेंटर का बिजनेस स्टार्ट किया। एंड इसके बाद फिर ये फर्दर बढ़ते हुए आप देखेंगे कि 2023 में इन्होंने अपना खुद का डाटा सेंटर बिजनेस स्टार्ट कर दिया एंड फिर 2024 में इन्होंने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करनी शुरू कर दी। आप इनका अगर बिजनेस का पोर्टफोलियो देखें तो ये लोग इनका बिजनेस 2 सेगमेंट में होता है। पहला तो रेजिडेंशियल बिजनेस है एंड दूसरा एन्यूटी बिजनेस है। तो रेजिडेंशियल बिजनेसेज में क्या आते हैं, रेजिडेंशियल बिजनेसेज में ये लोग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लग्जरी ग्रुप हाउसिंग बनाते हैं, इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करते हैं एंड इसके अलावा आप चाहेंगे तो इनसे आप प्लॉट, विला ये सब भी खरीद सकते हैं और वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अपने जैसा आपका डिजायर्ड डिजाइन के अकॉर्डिंग आप लोग अपना खुद का घर भी बनवा सकते हैं। एंड इसके अलावा इनका जो दूसरा सेगमेंट है एन्युटी बिजनेस वाला, एन्युटी बिजनेस में ये क्या करते हैं कि ये इनका ऐसा बिजनेस है जिससे इनको हर साल किराए के रूप में, रेंट के रूप में रेवेन्यू आता रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि डाटा सेंटर खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, डाटा सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं, पूरी तरीके से लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें रैकिंग का सिस्टम करते हैं, अलग अलग कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके इलेक्ट्रिसिटी एंड जो अदर फैसिलिटी जो सारी प्रोवाइड कराते हैं। और फिर ये उस डाटा सेंटर को किसी बड़े आईटी प्लेयर को रेंट पर दे देते हैं और उससे इनको एनुअल रेंट आता रहता है। फिर इसके अलावा ये लोग कॉमर्शियल बिल्डिंग भी बनाते हैं। कॉमर्शियल बिल्डिंग को बना के वहाँ पर जैसे शॉपिंग मॉल्स हैं, कॉम्प्लेक्सेज है, बना के ये लोग उसको रेंट पर दे देते हैं और वहाँ से इनको किराया आता रहता है। इसके अलावा होटल्स बनाते हैं लोग, होटल से ये लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद की इनकी लैंड होती है, मैन्युफैक्चर करेंगे होटल। और कोई भी जो होटल चेन चलाता है या कोई भी व्यक्ति जो होटल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो इनसे रेंट पर वो होटल ले करके वो अपने नाम से होटल स्टार्ट कर देता है और वो बदले में इनको जो इनका एनुअल रेंट होता है वो इनको पे करता है। इसके अलावा ये लोग IT पार्क्स एंड ऑफिस स्पेस में भी काम करते हैं, अलग अलग लोकेशन पर IT पार्क बनाते हैं, IT हब बनाते हैं एंड ऑफिस स्पेस बनाते हैं एंड कंपनियों को लीज पर या रेंट पर देते हैं और वहाँ से इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगली स्लाइड में हम इनके दोनों बिजनेसेस के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जो रेजिडेंशियल वाला सेगमेंट है उसके बारे में। तो इनके रेजिडेंशियल बिजनेस को अगर आप देखें तो आप इंडिया में अगर रेजिडेंशियल जो रियल इस्टेट का सेगमेंट है उसको देखेंगे तो लगभग 14% के CAGR से ग्रो कर रहा है ये। एंड इनका जो रियल इस्टेट का जो मार्केट है इंडिया का, अगर आप उसको US बिलियन डॉलर में देखेंगे तो एक्सपेक्टेड है कि 2047 तक वो $5,800 बिलियन US की इंडस्ट्री बन जाएगी। और अगर आप 2024 में देखें तो रियल इस्टेट का जो सेक्टर है वो इंडिया में लगभग 7.3% के रेट से ग्रो कर रहा था, जो कि एक्सपेक्टेड है कि रियल इस्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की GDP में वो 2024 में देखेंगे 7.3% था, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक लगभग 15.5% का कंट्रीब्यूशन इंडिया की GDP में रियल इस्टेट सेगमेंट करने लगेगा।
और अगर इसके पीछे कई सारे रीजन्स पे जो मेट्रो सिटीज़ हैं या जो दिल्ली एनसीआर है, वहाँ पर आपको जो प्रॉपर्टी के प्राइसेज है उसमें एक नोटेबल अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, देखने को मिला था 2024 में। आप देखें जैसे मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी जितने भी, चाहे बेंगलुरु हो, चेन्नई हो, दिल्ली एनसीआर हो, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, ये सब टॉप लोकेशंस में काउंट किए जाते हैं इंडिया के। एंड यहाँ पर कोई भी बिजनेस हाउस होता है, अपना ऑफिस इस्टेब्लिश करना चाहता है, कोई भी नए बिजनेसेज आते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से उनको बूस्ट मिलता है, यहाँ से उनको पूरा मार्केट मिलता है। तो इसलिए भी ये जो सेगमेंट है, ये जो लोकेशंस हैं, ये सारे अच्छे यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आपके प्रॉपर्टी के प्राइस है जो वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एंड आप इंडिया का देखेंगे कि लगभग जो ऑफिस स्पेस है उस पर वो भी 15% के CAGR से कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, तो वहाँ से भी इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। क्योंकि आज के समय में आप देखें कि जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ होती हैं या जो इंडिया में ऐसी कंपनियाँ होती हैं जिनके पास प्रॉपर्टी खरीदने के पैसे नहीं होते लेकिन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ऑफिस स्पेस में किसी बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं, किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ पर अपना ऑफिस शुरू करते हैं। लेकिन वो अब उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता है कि वो लोग खुद वो अपना ऑफिस सेटअप कर सके, खुद एक लैंड खरीद के बिल्डिंग बना सके। तो ये लोग वहाँ पर रेंट से लेते हैं, उन ऑफिस स्पेसेज को रेंट से लेते हैं और पर सीट इनको 7,000, 8,000, 10,000 के रेंट में पर सीट इनको ऑफिस एरिया मिल जाता है और फिर उसको वहाँ से वो लोग अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। और अनंतराज जैसे प्लेयर यही काम करते हैं, ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करते हैं। इनके पास खुद की अपनी लैंड है, वहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग्स, ऐसे ऑफिस स्पेसेज बिल्डिंग ये लोग बना देते हैं और वो ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं जिनको ऑफिस की ज़रूरत है और उनको बाय पर सीट रेंट ये लोग वो उनसे चार्ज करते हैं और उनको स्पेस देते हैं। इनकी मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज आप देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ लैंड इनके पास है वो गुरुग्राम में ही है। और गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है इंडिया में। अगर कोई एरिया है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखेंगे तो वो गुरुग्राम जैसे एरिया ही हैं। और उसके पीछे कई रीजन्स में, जैसे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है, वहाँ पर कई सारी कंपनियाँ हैं जो कि वहाँ पर अपने बिजनेस ला रही हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पिछले साल में भी लगभग 25 से 30% प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए थे और जो रेंटल यील्ड है वहाँ वो उसमें भी लगभग 18% की ग्रोथ आई थी। एंड वहाँ पर रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है और गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है ऐसे एरियो को डेवलप करने में। वहाँ पर मेट्रो का एक्सपेंशन हो रहा है, फर्दर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं एंड कई सारे कॉमर्शियल एंड रिटेल हब्स वहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि वहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में भी हाई अप्रिसिएशन मिल रहा है। वहाँ पर पिछले 10-15 सालों की हिस्ट्री उठा के देखें तो प्रॉपर्टी के रेट में काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है। एंड वहाँ पर आप जो सोशल लाइफस्टाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा थ्राइव कर रहा है। तो ये सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो गुरुग्राम जैसे एरिया हैं वहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइसेज में काफ़ी हाइक देखने को मिल रही है। और इन्होंने अनंतराज स्टेट के नाम से अपना एक फ्लैगशिप रेजिडेंशियल टाउनशिप लॉन्च किया है गुरुग्राम में, प्रीमियम लोकेलिटी पे। तो वहाँ पर आप प्लॉट्स भी ले सकते हैं, इनसे फ्लोर्स भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा लैंड लेकर के आप वहाँ पर इनसे विला भी बनवा सकते हैं। तो आपको जैसी ज़रूरत हो वैसे ही आप वहाँ पर इनसे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। एंड वहाँ पर ये लोग अगर आप देखें तो वहाँ पर मतलब अलग अलग एरिया में इनके काफ़ी, गुरुग्राम के हर कोने में इनके पास प्रॉपर्टी है और आप ये बना के उसको सेल भी करते हैं। फर्दर अगर आगे हम अनंतराज स्टेट को और देखते हैं तो इनके पास लगभग वहाँ पर 220 एकड़ का लैंड है जिसको ये लोग डेवलप कर रहे हैं। एंड उस डेवलपमेंट में आपको लग्जरी विलाज मिलेंगे, प्लॉट्स मिलेंगे, फ्लैट भी हैं, कॉमर्शियल एंड ऑफिस स्पेसेज भी हैं। इसके अलावा जो भी इसेंशियल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सारा का सारा ये लोग डेवलप कर रहे हैं। एंड इसके अलावा अगर वहाँ पर आप देखें तो लगभग 10.87 मिलियन स्क्वायर फीट का रियल इस्टेट डेवलपमेंट कर रहे हैं। एंड कंटिन्यू आगे इनका प्लानिंग है कि इसको आगे और कंटिन्यू करते रहेंगे। एंड लगभग वहाँ पर जो रेवेन्यू अगर देखें तो इस प्रोजेक्ट से इनको एक्सपेक्टेड है कि लगभग 22,000 करोड़ का रेवेन्यू इनको आने वाले कमिंग ईयर्स में इनको मिलेगा। एंड आगे फर्दर इनका जो दूसरा सेगमेंट है कॉमर्शियल बिजनेस वाले सेगमेंट में अगर आप देखते हैं तो इन्होंने गुरुग्राम में ही अपना एक अशोक टावर के नाम से इन्होंने अपनी एक टावरशिप एक खड़ी कर रहे हैं, अभी बना रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो। एंड ये 0.8 एकड़ लैंड में बना रहे हैं इसको। एंड इसमें 2 स्क्रीन मल्टीप्लेक्सेज भी हैं। इसके अलावा आपको कई सारे डेली नीड्स के पीपल लिविंग सराउंडिंग एरिया को डेवलप कर रहे हैं। एंड इसके अलावा आप लगभग वो जो एरिया है लगभग 1,60,000 स्क्वायर फीट में टोटल ये प्रोजेक्ट इनका फैला हुआ है। एंड ये इस कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को लीज मॉडल पे देंगे, मीन्स किराए पर ही देंगे। एंड इनको एक्सपेक्टेड है कि लगभग इनको जो रेंट मिलेगा वो 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पर मंथ इनको रेंट आएगा वहाँ से। एंड इनका प्रोजेक्शन है कि ये लोग FY 2029 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे।
हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे कि ये लोग अलग अलग होटल्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं होटल्स का। कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसको जो होटल चेन होते हैं या जो नए लोग जो होटल का बिजनेस करना चाहते हैं उनको ये लोग सेल कर देते हैं और उनसे इनको रेवेन्यू मिलता है। तो इन्होंने अभी एक गुरुग्राम में एक होटल बनाया था, होटल बेल ला मोंडे के नाम से, एंड उससे इनको पर ईयर एक्सपेक्टेड है कि 55 करोड़ का रेवेन्यू पर एनम इनको आएगा। एंड जो दूसरा होटल से ये बना रहे हैं ये स्टेलर होटल है, तो होटल स्टेलर रिसॉर्ट के नाम से ये है, एंड यहाँ से दे आर एक्सपेक्टिंग कि इनको 75 करोड़ पर एनम का रेवेन्यू जनरेट होगा। एंड इनके अगर ऑफिस स्पेसेज एंड आईटी पार्क वाले सेगमेंट को देखेंगे तो गुरुग्राम में इन्होंने 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। एक प्रोजेक्ट है इनका 8,400 स्क्वायर मीटर का प्रोजेक्ट है जो कि पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, एंड इसके बाद इसको ये फुल्ली ऑपरेशनलाइज भी हो चुका है, एंड ये पूरी की पूरी बिल्डिंग इन्होंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने लीज पर दिया हुआ है। एंड जो इनका दूसरा प्रोजेक्ट है वो भी गुरुग्राम में है, वो कंप्लीट हो चुका है और वो भी फुल्ली ऑपरेशनल है, और इसका लगभग ये 10 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, एंड ये भी पूरी तरीके से अलग अलग कंपनियों को लीज पर दिया जा चुका है। और इनके पास अभी भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लैंड इनके पास पड़ी, दिल्ली एनसीआर रीजन में ही लगभग इनके पास 83.43 एकड़ लैंड पड़ी हुई है, जिसको कि ये लोग फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज करेंगे, वो फ्यूचर में वहाँ पर अपने बिजनेस को और इन्हेंस करेंगे। अब इनका जो बिजनेस का दूसरा सेगमेंट है डाटा सेंटर एंड क्लाउड स्टोरेज, उसके क्लाउड सर्विसेज, तो उस वाले सेगमेंट में अगर आप देखें तो इंडिया का जो डाटा सेंटर है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बूम दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है। अभी करंटली इंडिया में 1 गीगावाट की कैपेसिटी इंडिया ने अचीव कर ली है, वो सरपास हो चुकी है। लगभग 1030 मेगावाट तक 2024 में पहुंच चुका है इंडिया में जो डाटा सेंटर का बिजनेस है। एंड इसमें ग्रोथ अगर आप देखें तो 24% के CAGR से ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। एंड एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक जो कैपेसिटी है वो 1.83 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। एंड इसमें टोटल जो रियल इस्टेट एरिया लगेगा, टोटल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो एरिया लगेगा डाटा सेंटर के लिए, वो 2027 तक लगभग 9.3 मिलियन स्क्वायर फीट लैंड की ज़रूरत होगी। और डाटा सेंटर में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ क्यों आएगी, उसके पीछे भी रीजन है कि हमारे देश में देखिए डिजिटल डिमांड जितनी ज़्यादा बढ़ रही है उतना ही ज़्यादा डाटा सेंटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमारे देश में डिजिटल डिमांड की अगर कंडीशन आप देखें तो 2022 में लगभग 46% लोग ऐसे थे जो इंटरनेट यूज करते थे। अभी के समय में आप 2027 में एक्सपेक्टेड है कि लगभग 79% लोग इंटरनेट यूज करेंगे। एंड 2022 में लगभग 47% लोग स्मार्टफोन यूज करते थे, एंड एक्सपेक्टिंग कि 2027 तक 75% लोग इंडिया में स्मार्टफोन यूज करेंगे। एंड केवल 30% लोग थे, 30% घरों में OTT पेनिट्रेशन हुआ करता था। अभी आप देखेंगे कि 2027 तक एक्सपेक्टेड है कि 66% घरों में इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म्स पहुंच जाएंगे और यूज होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 2022 में लगभग 33% लोग ही थे जो सोशल मीडिया को यूज करते थे, एंड एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक लगभग 78% पीपल इंडिया में सोशल मीडिया यूज करना शुरू कर देंगे। और डाटा सेंटर बिजनेस में आप देखें कि कई सारे अपने पास ग्रोथ के इंजन हैं, कई वजह हैं जिनकी वजह से ग्रोथ होगी। पहला तो ये है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट इस बिजनेस में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहती है, क्योंकि हमारा पहले जितना डाटा प्रोसेसिंग का काम होता था सब वो यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड था। इंडिया के बाहर डाटा भेजते थे, प्रोसेस होता था, फिर वो इंडिया में आता था। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश का डाटा हम ही लोग उसको प्रोसेस करें और हमारे देश में ही डाटा सेंटर बनाए जाएँ। तो गवर्नमेंट इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है और PLI स्कीम्स भी प्रोवाइड कर रही है, टैक्स में भी छूट दे रही है, लैंड में छूट दे रही है। तो जो टैक्सेज हैं वहाँ पर गवर्नमेंट आपको रिलीफ दे रही है। तो इसलिए देखेंगे कि कई सारे नए नए प्लेयर्स भी इमर्ज हो रहे हैं डाटा सेंटर बिजनेस में। इसके अलावा स्केलेबिलिटी नीड्स, अपने देश में डाटा का कंजम्पशन वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाले देशों में से एक है। तो यहाँ पर स्केलेबिलिटी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इसके अलावा आप देखिए कि क्लाउड एडाप्शन में भी हम काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और क्लाउड एडाप्शन को में हम पेनिट्रेट करते जा रहे हैं। फिर जो डाटा सिक्योरिटी का एक मेन रीजन है डाटा सिक्योरिटी का। जब हम किसी अदर कंट्री में हमारा डाटा प्रोसेसिंग के लिए जाता था इंडिया के बाहर, तो वहाँ पर हमारा डाटा लीक होने की चांसेज बहुत ज़्यादा थे। हमारे देश में देखिए गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डाटा हैं, बैंकिंग है, फाइनेंशियल है, तो ये सब ऐसे डाटा है जिनको गवर्नमेंट या इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति अपना डाटा लीक नहीं होने देना चाहता है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा थ्रेट हुआ करता था डाटा सिक्योरिटी का, जिसकी वजह से हमारे देश का डाटा अगर हमारे ही कंट्री में प्रोसेसिंग की जाएगी उसकी, तो उसमें चांसेज है कि जो लीक होते थे डाटा उनकी चांसेज काफ़ी कम हो जाएंगे। इसके अलावा डाटा प्रोटेक्शन एंड डाटा लोकलाइजेशन भी इसके पीछे भी गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है। तो ये सारे ड्राइवर्स हैं ग्रोथ के, जो इंडिया में डाटा सेंटर के बिजनेस को आगे आप इनकी वजह से ग्रो होता हुआ दिखेगा। और आने वाले समय में जो डिजिटल फ्यूचर है उसके लिए भी डाटा सेंटर का स्केल अप होना ज़रूरी है। आप देखेंगे कि हमारे कंट्री में मतलब अगर आप देखें इनका जो कैपेसिटी है अनंतराज का,
फेज वन में इनके पास केवल 21 मेगावाट की डाटा कैपेसिटी थी। एंड अगर आप देखें कि इन्होंने फेज टू में 50 मेगावाट इसमें और इंक्लूड किया, और फेज थ्री में ये लोग 57 मेगावाट और इंक्लूड कर रहे हैं। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि 2031 तक 2031 तक इनके पास जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी लगभग 307 मेगावाट की कैपेसिटी हो जाएगी। और इनके कई सारे ग्लोबल वेंडर्स भी है जो इनको डाटा सेंटर स्टेब्लिश करने में हेल्प कर रहे हैं, जिनके साथ इनका कोलाबोरेशन है। जैसे जो डाटा सेंटर में रैक एंड यूपीएस लगते हैं उसके लिए इनका स्नाइडर इलेक्ट्रिक के साथ टाई अप है, उनसे ये लोग लेते हैं और उसको स्टैब्लिश करते हैं। आईटी डिज़ाइन के लिए इनके पास कॉमस्कोप करके एक कंपनी है जो सिस्को, उसके साथ इनका टाई अप है। एंड HVAC एंड PAHU के लिए इनके पास मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के साथ इनका टाई अप है। यूनिटाइटल के साथ फ्लोर टाइलिंग के लिए इनका टाई अप है। गैस सेपरेशन सिस्टम के लिए जॉनसन कंट्रोल के साथ इनका टाई अप है। एंड ऑन फ्लोर इलेक्ट्रिकल पैनल्स के लिए ट्राइकोलाइट के साथ इनका पार्टनरशिप है। फर्दर अगर इनके डाटा सेंटर वाले बिजनेस को अगर उनकी स्केलेबिलिटी देखेंगे तो जो इनका मानेसर वाला प्लांट है उसको ये लोग 50 मेगावाट आईटी लोड की कैपेसिटी तक बढ़ा के लेके जा रहे हैं। करेंटली अगर देखेंगे तो लगभग इनके पास 28 मेगावाट आईटी लोड कैपेसिटी ऐसी है जो रेडी फॉर ऑपरेशंस है। एंड फ्यूचर में लगभग 29 मेगावाट आईटी लोड कैपेसिटी ये लोग और यहाँ पर ऐड करने के लिए देख रहे हैं। फर्दर जो इनका अनंतराज टेक पार्क है पंचकुला में, वहाँ पर अगर देखेंगे तो करेंटली ये इनका प्लानिंग है कि यहाँ की कैपेसिटी को टोटल लोग 57 मेगावाट आईटी लोड तक लेके जाएंगे। एंड जो इनका अनंतराज टेक सेंटर राय में है उसकी कैपेसिटी ये लोग 200 मेगावाट आईटी लोड तक लेके जाने का प्लान कर रहे हैं। और करेंटली उसमें से कुछ कैपेसिटी ऑपरेशनलाइज है और कुछ कैपेसिटी अंडर एक्सपेंशन है। अगर आप इनकी ऑफरिंग देखें कि ये लोग डाटा सेंटर में क्या क्या ऑफर करते हैं, तो ये लोग जो डाटा है उसको कंप्यूट करने का सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा डाटा स्टोरेज, डाटा का बैकअप एंड डीआर, डाटा के नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, इसके बाद कंटेनराइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर डाटा माइग्रेशन हो गया, डाटा का ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट हो गया, डाटा के लिए कंसल्टिंग सर्विसेज हो गए, मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट भी ये लोग आपको ऑफर कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जो माइग्रेशन असिस्टेंस है वो सर्विस भी ये लोग ऑफर कर रहे हैं। फर्दर हम इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आपको दिखेगा कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है, अगर आप पिछले 5 सालों का रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो लगभग 69% के CAGR से ग्रो कर रहा है। शानदार ग्रोथ है रेवेन्यू में। एंड इनका अगर इबिट्टा ग्रोथ आप देखें तो इबिट्टा ग्रोथ भी पिछले 5 सालों का 76% के CAGR रेट से ग्रो कर रहा है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो वो तो और भी ज़बरदस्त है, लगभग 149% के CAGR से ग्रो कर रहा है। और उसके पीछे रीजन भी है, रेवेन्यू के कंपैरिजन में इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है लगभग डबल है। जो प्रॉफिट पैट का जो ग्रोथ रेट है वो डबल है। उसके पीछे रीजन ये है कि पहले जो इनका बिजनेस था वो ये लोग रियल इस्टेट के बिजनेस में थे, तो रियल इस्टेट पे जो मार्जिन होता है वो लगभग आपका 25 से 30% का मार्जिन होता है। एंड अब जो ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं वो अपने पूरा का पूरा बिजनेस अपना मूव कर रहे हैं लोग डाटा सेंटर के बिजनेस की तरफ। तो डाटा सेंटर में जो आपका मार्जिन होता है वो लगभग 80% 85% का 75 to 85% का उसमें मार्जिन होता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो इनका पैट है, जो मार्जिन है, वो दोनों ही अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है लगभग 2 गुने रेट से कंपेयर टू रेवेन्यू। और अगर आप इनका नेट डेट देखते हैं तो कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट नेट डेट जीरो है। लगभग 2021 में इनके ऊपर लगभग 1500 करोड़ का डेट हुआ करता था, जो कि FY25 में घट के केवल 50 करोड़ रह गया है। और डिविडेंड पे आउट रेशियो भी देखेंगे तो वो भी ज़बरदस्त रूप से ऊपर की तरफ जा रहा है और डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहे हैं लोग। 2021 में केवल 5% डिविडेंड पे किया करते थे, जो FY25 में बढ़कर लगभग 37% का डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया इनका। तो दोस्तों ये था इनका पूरा बिजनेस मॉडल, तो आपको जो कि क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है बिजनेस मॉडल को समझने में या इनके फाइनेंशियल में तो आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में डालें। आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू।